हाँ, ये है यूनिट 4 है एक्चुअली। ये शिक्षा पर औद्योगिकरण का प्रभाव, ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में नहीं दिया है, फोर्थ यूनिट में दिया है। क्योंकि शिक्षा हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को यहीं पर मैंने करा रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो जो औद्योगिकरण चल रहा है, औद्योगिकरण के 4 चरण हो चुके हैं, मतलब चौथा चरण चल रहा है, 3 चरण कंप्लीट हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं 4.0। 4.0 ये औद्योगिकरण का चौथा चरण है। और इसके अनुरूप जो है, जो शिक्षा अपनाई जा रही है, उसको भी जो है एजुकेशन 4.0 नाम दिया गया है। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या है, चौथी औद्योगिक क्रांति इसको कहा जाता है। और उसके अनुरूप जो है एजुकेशन में क्या नई चीजें आई है ना। औद्योगिक क्रांति जो चौथी चल रही है उसमें क्या क्या है, साइबरनेटिक्स है, रोबोटिक्स, एआई, ऑटोमेशन, ये चीजें जो है चल रही हैं। तो उसके अनुरूप जो है नई जो शिक्षा है, नई शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत सारे नए बदलाव देखे गए हैं। डिजिटलीकरण है, तकनीकी शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति में अपनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रही हैं ना। तो यही जो है एजुकेशन 4.0 कहा जा रहा है। तो ये प्रभाव है ना, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो नई औद्योगिक क्रांति, जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, उसके अनुरूप संचालित हो रही है। तो उसके आधार पर जो है क्या क्या और बदलाव हुए हैं वो मैंने यहाँ पर आगे बताया ना। इंडस्ट्री 4.0, साइबरनेटिक्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल साइंस या इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल युग के अनुरूप एजुकेशन 4.0 से शिक्षा की आधारभूत अवधारणा पूरी तरह बदल गई है। नई शिक्षा नीति में जो है इसका काफी असर देखा जा रहा है। तो और क्या क्या प्रभाव इस पर पड़े हैं शिक्षा पर, तो वो जो है यहाँ पर बताए गए हैं। सकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, दोनों को यहाँ पर जो है मैंने बताया हुआ है। तो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक भी हैं, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत शिक्षा में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा के माध्यम से जो है, जो इंटीरियर क्षेत्र में बैठे लोग हैं उनको भी शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। और एआई का इसमें प्रयोग हो रहा है ना। तो जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जो है उद्योगों को चलाया जा रहा है, उसमें नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है, उसी के अनुरूप जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिससे शिक्षा प्रदान करना काफी आसान हो गया है ना। पहले आप देखते थे कि बोर्ड कैसे होते थे, ब्लैक बोर्ड यूज करते थे, चौक का यूज करते थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। हालांकि अभी भी कॉलेज में हम ऐसे ही पढ़ाते हैं मतलब आदिम युग की चीजें आज भी चल रही हैं। सरकारी कॉलेज में कोई बदलाव नहीं, वही चीजें आज भी चल रही हैं। इतनी पुरानी चीजें, मतलब देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन सरकारी कॉलेज में वही सब चल रहा है ना। तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, तो उसके साथ व्हाइट बोर्ड आ गए। अब जो है डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, इंटरनेट आ गया है, कोई भी जानकारी जो है आप तुरंत ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल ये हो गया है कि घर बैठे आप जो है किसी भी देश की यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं, है ना। कोर्स कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। आपको जो है सर्टिफिकेट फिर वहां से आ जाएगा। वैसे जो ओरिजिनल है वहां जाके ले सकते हैं, नहीं तो डिजिटली भी आपको मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी आज नई जो तकनीक है उसके माध्यम से मिल रही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं विश्व में, वहां से जो है आप घर बैठे डिग्री ले सकते हैं। ये है तकनीक का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में। व्यवसायिक शिक्षा पर बल, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। इसमें जो है व्यवसायिक कोर्स जो है प्रदान किए जाते हैं। बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है, एमसीए है, इस तरह के कोर्सेज जो है प्रदान किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। सीए है, तो सीए के माध्यम से जो है आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है बहुत सारे चल रहे हैं।
तो ये शिक्षा जो औद्योगिकरण है उसके प्रभाव से ही है। ऑनलाइन शिक्षा जैसे मैंने बताया है, ये टॉपिक भी अलग से आपको पढ़ना है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ये टॉपिक आपके 5वीं यूनिट में दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति भी दी है उसमें, और 5वीं यूनिट में ये टॉपिक भी दिए हैं। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा करके टॉपिक वहां पर मिलेंगे, है ना। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है, इंटरनेट के जरिए, ऐप के माध्यम से जो है, आप घर बैठे किसी को शिक्षा प्रदान कर सकते। कोई व्यक्ति घर बैठे शिक्षा ले सकता है, उसको वहां पर जाने की जरूरत नहीं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान में, ना। वर्तमान में जो है हर जो शिक्षण संस्थान है वो तकनीकी शिक्षा को अपना रहा है। डिजिटल शिक्षा, शिक्षा का डिजिटीकरण हुआ। शिक्षा नीति में बदलाव 2020 में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, और इसके आधार पर जो प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में देने की बात कही गई है, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही गई है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा की बात कही गई है, बहु विषय आधारित शिक्षा दी जा रही है। मतलब ये हो गया है कि पहले क्या होता था कि आर्ट का जो स्टूडेंट है वो जो है साइंस नहीं पढ़ सकता था, साइंस का स्टूडेंट आर्ट नहीं पढ़ सकता था। अब जो है इस तरह से हो गया, उसमें इलेक्टिव है, माइनर है, मेजर है, जेनरिक इलेक्टिव है, ये बहुत सारे चल गए हैं आज नई शिक्षा नीति में, ये चल रहे हैं। तो उसमें जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो भी जो है, अगर उसको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ सकता है। उसको कहते हैं जेनरिक इलेक्टिव, उसको जेनरिक इलेक्टिव कहा जाता है। जैसे अब हमारे डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, कुछ साइंस की बच्चियां हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं, जेनरिक इलेक्टिव उन्होंने लिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, तो उनका एग्जाम होता है। कॉलेज में आऊंगा हाँ, तो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है, मैं बता रहा था कि ये जो पद्धति है शिक्षा की बहुविषयी पद्धति है। मतलब एक छात्र या छात्रा अनेक विषयों को लेकर के अध्ययन कर सकता है। मतलब आर्ट सब्जेक्ट की छात्रा साइंस पढ़ सकती है, साइंस की जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आर्ट पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उसमें एक चलता है जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव में क्या होता है कि साइंस की जो स्टूडेंट हैं वो जो है आर्ट का कोई विषय ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर 2 बच्चियां हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है शायद इसमें, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ, मतलब उधर साइंस है उनका
तो बीएससी कर रही हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट उन्होंने पॉलिटिकल साइंस भी लिया हुआ है, उसको बोलते हैं जेनरिक इलेक्टिव। उसमें मेजर होता है, तो मेजर जो सब्जेक्ट रहता है, एक मेजर होता है, तो दो उनको जो है माइनर लेना होता, एक माइनर एक इलेक्टिव लेना होता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। जैसे उसने मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, तो एक माइनर लेगी, वो लेगा ज्योग्राफी हिस्ट्री लेगा, या इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, ऐसा करके रहता है। तो ये जो अभी जो व्यवस्था चल रही है, उसमें एक स्टूडेंट जो है अलग अलग विषय, बहुत सारे विषय पढ़ सकता है ना। तो बहुविषयी परीक्षा मतलब शिक्षा पद्धति इसको कहा जा रहा है। और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा है, इसमें प्रोजेक्ट चलते हैं, सीसी होती हैं, प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, मतलब किसी विषय को लेकर के उनसे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, उनको जो है बाहर ले जाया जाता है। जिसमें मैंने बताया था ना कि इसमें औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिश्रण हो गया है। नई शिक्षा नीति में जो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिश्रण। जैसे प्रोजेक्ट लिखने को दिया गया है तो वो औपचारिक हो गया, प्रोजेक्ट से संबंधित चीजें उनको दिखाई जाती हैं तो बाहर उनको ले जाया जाता है, तो वो अनौपचारिक हो गया। जैसे हिस्ट्री की बच्चियां, हिस्ट्री जिनका मेजर था, उनको जो है उन टीचर हमारे कॉलेज से खजुराहो लेके गए थे, खजुराहो के मंदिर बताने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट को दिया होगा, तो वहां गए थे वो। तो इस तरह से जो है नई शिक्षा नीति में ये चीजें चल रही है, मतलब औपचारिक शिक्षा भी है उसमें और अनौपचारिक शिक्षा, दोनों का मिश्रण उसमें चल रहा है। रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। रोजगार परक शिक्षा पर बल कैसे दिया जा रहा है? इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जो है वोकेशनल सब्जेक्ट अभी नई शिक्षा नीति में लेना पड़ते हैं। एक फाउंडेशन संबंधी विषय होते हैं और एक वोकेशनल होता है, बाकी फिर जो है ये रहते हैं इलेक्टिव, माइनर, मेजर होते हैं ना। तो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इसी तरह के सब्जेक्ट लिए जाते हैं जो उसको आगे रोजगार प्रदान करने में या खुद का रोजगार उपलब्ध कराने में मदद कर सके, ऐसे उसमें सब्जेक्ट होते हैं, है ना। इसमें योग का भी रहता है और सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस तरह की सब्जेक्ट होते हैं। एक उसमें पीडी का भी सब्जेक्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, तो ये भी पढ़ाई जाती है, ये भी उनको लेना होता है अनिवार्य। इस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। तो इसके माध्यम से बच्चा जो है जब ग्रेजुएशन करके फ्री होता है तब बहुत सारी चीजें जो है वो सीख जाता है, तो आगे चल करके उसका माइंड चलने लगता है कि भाई हम आगे चल के ऐसा भी कर सकते हैं, हमें नौकरी नहीं मिली तो हम कुछ कर सकते हैं काम। इस तरह के सब्जेक्ट उसमें चल रहे हैं, है ना। तो ये रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है वर्तमान में। हालांकि क्या होता है कि उस तरीके से बच्चे उसको लेते नहीं है, उनको क्या रहता है कि रट करके एग्जाम देना है बस। अगर उस तरह से ले तो उसका फायदा बहुत हो। तो नई शिक्षा नीति जो है उसको सही ढंग से अगर लिया जाए, लागू किया जाए, बच्चे जो है उसको उसका फायदा उठाएं तो कोई बात है, बाकी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे अब सीसी होती है, तो सीसी में तो सब फर्जी काम होता है सब फर्जी है। और सरकारी जो कॉलेज है उसमें क्या बच्चे सीसी देने आते हैं, क्योंकि सीसी में क्या मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से जो है उनकी परसेंटेज बनती है, नहीं तो फेल हो जाते हैं, है ना। सीसी देने आएंगे और सीसी में मार्क्स जो है, कई बच्चियां तो सीसी में मार्क्स के चक्कर में कुछ क्लास भी अटेंड करती है, इनको लगता है कि सर देखेंगे तो मार्क्स दे देंगे, नहीं तो मार्क्स ही मतलब क्लास ही अटेंड नहीं कर। तो इस तरह से ये चलता रहता है। और ज्यादातर टीचर जो है सीसी लेने पर रहता है, सीसी लेंगे। कई जगह मैंने, हमारे एक स्टूडेंट है बालाघाट में, सर मंडला बालाघाट कहीं पर है, तो उन्होंने बताया कि यार सीसी बहुत रहती है, चेक करना पड़ता है। बोले सर हम सीसी तो चेक ही नहीं करते बिना चेक किए नंबर चढ़ाते अब बताओ, सीसी चेक नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलना है। तो ज्यादा जगह यही होता है, लेकिन हम लोग करते हैं, हालांकि हम लोग चेक करते हैं, बाकायदे चेक करके नंबर चढ़ाते हैं, फिर वहां पर भेज जाते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट में। तो ऐसा भी होता है कि सीसी तो ले ली, लेकिन क्या लिखा है वो देखने ही नहीं, वो तो अपने मन से नंबर चढ़ाते हैं सीट ली और नंबर चढ़ाते गए और दे आए तो इस तरह की चीजें चल रही हैं नई शिक्षा नीति में। तो उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, जो भी चीजें हैं
उसका फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। नीति अच्छी है, शिक्षा नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा ना, लोग उसका उस हिसाब से ले नहीं रहे उसको। व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा का मतलब वही है कि जो चीज, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो हम व्यवहार में देख रहे हैं, व्यवहार में देखते हैं, जो चीजें चल रही हैं उन पर आधारित जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है लोगों को। जैसे मैं बताया, और वोकेशनल जो है, वोकेशनल वही है, वोकेशनल वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो व्यवहार में हम देखते हैं, व्यवहार में हम देख रहे हैं, चल रही हैं, वर्तमान में प्रचलन में। स्कूल तथा कॉलेज के पाठ्यक्रम में उद्यमिता तथा प्रबंध को शामिल करना, ये पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है और हमारे एमबीपीएससी में भी सम्मिलित हो गया है ना। पहले स्कूल कॉलेज में सम्मिलित हुआ और अभी यहाँ पर भी सम्मिलित हो गया उद्यमिता प्रबंध, है ना। ये एक्चुअली जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसमें जो है पढ़ाया जाता है उद्यमिता प्रबंध, कॉमर्स में है ये उद्यमिता प्रबंध का टॉपिक, और पीएससी में भी इसको सम्मिलित किया गया। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा दी जा रही, जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित प्रोजेक्ट, अलग अलग टॉपिक से संबंधित प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट से संबंधित जो एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटी को उनको दिखाया जाता है फील्ड में लाकर, क्षेत्र में ले जाकर के बच्चों को, तो इससे जो है उनको और अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। इस हिसाब से विदेशों शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वैयक्तिक शिक्षण, एक एक व्यक्ति को जो है बच्चे के हिसाब से जो है शिक्षा दी जा रही है, यानी बच्चा जिस तरह से उसका टैलेंट है, जिस हिसाब से उसकी रुचि है, उसके हिसाब से जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। नई तालीम शिक्षा पर, वैश्विक शिक्षा मॉडल, विश्व स्तर पर जो शिक्षा का मॉडल चल रहा है वो ऐसा शिक्षा मॉडल हमारे यहाँ अपनाया जा रहा है। नई तालीम शिक्षा पद्धति, नई तालीम शिक्षा पद्धति मतलब वही है कि आगे जो है बच्चे को किस तरह से करना है, आगे किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, आगे क्या फ्यूचर में नई चीज आने वाली है, उस हिसाब से जो है वर्तमान में उनको सिखाया जाता है। ये वर्धा शिक्षा जो प्रणाली थी 1937 में, जो गांधी जी ने जिस पर जोर दिया था, वही शिक्षा प्रणाली है तालीम शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा नीति में इसको स्थान दिया गया है ना? मतलब फ्यूचर में किस तरह से आगे चीजें होने वाली हैं उनको आधार मान करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है नई तालीम शिक्षा पद्धति फ्यूचर के हिसाब से। फिर नकारात्मक प्रभाव इसमें है, शिक्षा में आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। शिक्षा में जो आधुनिकीकरण की व्यवस्था वो ज्यादा बल दिया जा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित है, जो हमारी भारतीय संस्कृति उसके कभी कभी विपरीत शिक्षा है। भारतीय शब्द संस्कृति की उपेक्षा इसमें की जा रही है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा का अभाव है। हालांकि अभी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिसमें नैतिक मूल्यों का काफी ध्यान रखा जाता है। भारतीय संस्कृति, अभी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का टॉपिक ही आपके पीएससी में आ गया है और ग्रेजुएशन में भी उसको पढ़ाया जाता है। तो अभी काफी चीजें संस्कृति संबंधित है, लेकिन फिर भी जो है अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की उपेक्षा काफी हो रही है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि नई शिक्षा में आधुनिकता जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सभ्यता संस्कृति का ध्यान भी रखना जरूरी है ना। मतलब आधुनिकता और परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर के ही जो है शिक्षा का विकास किया जाना ज्यादा अच्छा है, जरूरी। तो इस तरीके से आपको इसका एंड करना है। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है शिक्षा वाला। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें धर्म, रिलीजन। देखिए, धर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल से पिछली बार धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया, तो आगे आने की संभावना ज्यादा है। ये धर्म एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब ये सोशियोलॉजी में भी था धर्म, एंथ्रोपोलॉजी में भी था, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया करते धर्म से, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जैसे धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत अभी यहाँ पढ़ेंगे, तो एडवर्ड टाइलर ने आत्मावाद, जीववाद का सिद्धांत दिया है, तो वहां से क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे सिद्धांत से, है ना। आत्मवाद सभी धर्मों का आधार है, इस तरह का कोटेशन एक बार पूछा गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में
पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या हमें लिखना है? इंट्रोडक्शन है, इसका मीनिंग है, विशेषताएं, लक्षण, आवश्यक तत्व है, प्रकार या महत्व है, उत्पत्ति के सिद्धांत और निष्कर्ष। इतनी चीजें जो है हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, धर्म, तीन चीजें हमें यहां पर समझना है। सबसे पहले आता है जादू। जादू के बाद आया धर्म। विकास का क्रम मैं बता रहा हूं। इसके बाद आता है विज्ञान। ऐसे जो है ये तीन चीजें विकसित हुई। देखिए, मानव की जो जरूरतें हैं वो बहुत है, अनंत जरूरतें, अनंत आवश्यकताएं जो कभी पूरी नहीं होती है ना। इच्छाएं, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, लगातार बनी रहती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन कभी कभी जो है उसके प्रयत्न काफी नहीं होते। मतलब मानवीय प्रयत्नों के द्वारा सभी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते। यानी कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए मानवीय प्रयत्न असफल हो जाते हैं, है ना। जब व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई हमारे जो प्रयास है वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसने फिर जादू का सहारा लिया, है ना। कुछ ऐसी जरूरतें होती है, जैसे अब खाने की व्यवस्था करना है तो भी कर लेंगे, है ना। कहीं जाना है तो हम चले जाएंगे, है ना, एक व्हीकल करके। लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें रहती हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते, अपने प्रयासों से पूरा नहीं कर पाते। तो उन प्रयासों को पूरा करने के लिए उसने जादू का सहारा लिया। जादू का सहारा कैसे लिया? अलौकिक शक्ति को अपने बस में करके, उस पर नियंत्रण स्थापित करके जो है उसने कुछ जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। तो जादू का जन्म हो गया ना। जब कुछ जरूरतें उसकी स्वयं के प्रयासों से पूरी नहीं हो पाई, तो उसने जो है अलौकिक शक्ति को अपने बस में कर करके, उस पर नियंत्रण स्थापित करके उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। इससे जादू का जन्म हुआ, है ना। लेकिन कभी उसको ऐसा लगा कि अलौकिक शक्ति ऐसी है जो जिस पर वो नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, यानी उसकी शक्ति से ऊपर है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उस पर नियंत्रण स्थापित करने की बजाय स्वयं उस पर नियंत्रित हो गया, उससे नियंत्रित हो गया। उसको बस में करने के बजाय खुद उसके बस में हो गया, है ना। और उसके प्रति समर्पित हो गया, उसके प्रति उसमें श्रद्धा का भाव, जब उसको लगा कि यार ये तो मुझसे बहुत पावरफुल शक्ति है ना। तो उसके प्रति जो है उसमें एक भय मिश्रित श्रद्धा, जो कहते हैं भय मिश्रित श्रद्धा का भाव, मतलब भय भी है और श्रद्धा भी है। तो यहीं से जो है धर्म की उत्पत्ति हो जाती है ना। जब उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे से कई गुना ज्यादा पावरफुल कोई शक्ति है, तो स्वाभाविक है जो है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के बजाय खुद उससे नियंत्रित हो जाएगा, उसको वश में करने के बजाय खुद उसके वश में हो जाएगा, और उसके प्रति उसमें थोड़ा सा डर हो जाएगा, यार पता नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। तो उससे जो है डरेगा और उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा, और उसके प्रति भक्ति भावना का भाव जागृत हो जाएगा, और उसके प्रति वो जो है उसकी पूजा करने लगेगा, आराधना करने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा। तो यहीं से जो है धर्म की उत्पत्ति हो जाती है ना। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद भी उसको लगा कि यार कुछ और चीज जरूरी है। सब चीजें जो है धर्म से पूरी नहीं होंगी, जादू से कुछ चीजें पूरी नहीं हुई तो धर्म की उत्पत्ति हो गई। कुछ चीजें ऐसी हैं कि धर्म से पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर विज्ञान को उसने जन्म दिया, जिसमें क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे तार्किकता जरूरी है ना। तर्क के आधार पर किसी को कसना, तर्क की कसौटी पर कसना जो है जरूरी हो गया है। तो इस आधार पर जो है
उसने विज्ञान को जन्म दिया, है ना। तो ऐसे जो है ये क्रम से जादू, धर्म और विज्ञान का विकास हुआ, व्यक्ति ने किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, समय समय पर इनका विकास हुआ है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, देखो बीमार व्यक्ति तीनों चीजें करता है, ये उदाहरण है। बीमार व्यक्ति खासतौर से गांव में गांव में बीमार व्यक्ति तीनों चीजें करता है। पहले झाड़ फूंक कराता है तो जादू हो गया, है ना। मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, धर्म हो गया। फिर अस्पताल जाता है, विज्ञान हो गया, है ना। तो तीनों चीजों का मिक्सअप है। देखो आई बात समझ में। गांव में एक व्यक्ति जो है जब बीमार होता है तो तीनों चीजों का सहारा लेता है। सबसे पहले वो सहारा लेता है जादू टोने का, झाड़ फूंक कराता है ना। जैसे उसको पीलिया हो गया तो पीलिया की वो दवा दी जाती है, झाड़ फूंक किया जाता है ना। कैसी साइकोलॉजी है ये, साइकोलॉजिकल असर होता है, मतलब हाँ अब पता नहीं। देखो जादू में क्या है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल रहता है, जैसे अब वो झाड़ फूंक हो गई तो उसको ऐसा लगा कि यार कुछ हो जाएगा, मतलब उन्होंने कर दिया मैं तो सही हो जाए, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बाकी अब जादू में तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ होता होगा, पता नहीं जो भी है। जो लोग करते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जादू, धर्म और विज्ञान तीनों का सहारा लोग लेते हैं समय समय पर, सिचुएशन के हिसाब से। धर्म, जादू, धर्म और विज्ञान, इन तीनों के बारे में बात करने वाले एक विचारक हैं फ्रेजर। फ्रेजर ने जो है तीनों के बारे में बात कही। हालांकि धर्म के बारे में सबसे पहले बात करने वाले टाइलर कहे जाते हैं, एडवर्ड टाइलर, ब्रिटिश मानव शास्त्री हैं। वो पहले विद्वान हैं जिन्होंने धर्म के बारे में बात कही। धर्म की सबसे पहले परिभाषा उन्होंने दी है, धर्म संबंधी सिद्धांत, सबसे धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत पहले उन्होंने दिया। प्रथम मानव शास्त्री एडवर्ड टाइलर, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेलर हुए, FW टेलर, और ये मानव शास्त्री टाइलर, एडवर्ड टाइलर कहे जाते हैं, EV टाइलर। तो इन्होंने जो है ये सबसे पहले बताया कि आदिवासियों में भी धर्म होते हैं। मतलब सबसे पहले विद्वान जिन्होंने ये बताया कि जो आदिवासी समाज है उनमें भी धर्म होते हैं, ये पहला उन्होंने एडवर्ड टाइलर ने ही कहा है। और इन्होंने ही धर्म की सबसे पहले परिभाषा भी दी है। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया, सबसे पहले धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सबसे पहला इन्हीं का है, आत्मावाद, जीववाद। और एक बार क्वेश्चन भी, जब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक था तो उसमें क्वेश्चन एक कोटेशन का है कि आत्मावाद या जीववाद सब धर्मों का आधार है, ऐसा करके क्वेश्चन एक बार आया था, कोटेशन पूछा गया था। तो आगे भी ऐसा आ सकता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में। फ्रेजर ने जादू, धर्म, विज्ञान तीनों की बात कही। फ्रेजर का एक स्टेटमेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि नहीं आएगा क्योंकि वो जादू और विज्ञान से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि जादू जो है विज्ञान की अवैध बहन है। जादू को उन्होंने विज्ञान की अवैध बहन कहा है। हालांकि आपके सिलेबस में ना तो जादू है ना विज्ञान है, तो उस क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं कि उन्होंने उसको अवैध बहन कह दिया, जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा। धर्म को जो है, धर्म की आलोचना कार्ल मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो है व्यक्ति के लिए अफीम की तरह है। जैसे अफीम का नशा होता है वैसे धर्म का नशा होता है। और ये औद्योगिक क्रांति के संबंध में उन्होंने कहा है, पूंजीवाद के संबंध में कहा है, पूंजीवाद की आलोचना इस संदर्भ में उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि पूंजीपति जो होते हैं वो क्या है, जो श्रमिक है, उनको धर्म की दुहाई देकर के उनका शोषण करते हैं, क्योंकि धर्म का एक नशा है। तो आज आप देखो कि जितने भी ये बड़े बड़े जो आज वक्ता हैं, मतलब वो भागवत कथा कहने वाले, है ना, हनुमान कथा कहने वाले, तो ये धर्म की दुहाई देकर के जो इतना इमोशनल कर देते हैं कि उसकी आड़ में
कुछ भी करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। और यही चीज इस्लाम धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है। इस्लाम धर्म में तो खैर कट्टरता ज्यादा है, उसमें तो जिहाद की दुहाई देते हैं। जिहाद, अब आप सोचो कि व्यक्ति धर्म के उसमें मर जाता है, अपने आप को जो है आप आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उनको जो है इस तरह से बताया जाता है कि भाई तुम अगर जिहाद करोगे, जिहाद मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो उनको कहा जाता है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करोगे, मरोगे, तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। इस तरह से उनको जो है गुमराह किया जाता है, तो वो मर जाते हैं। नई नई युवा जो है इस तरह से उनको जो है बताया जाता है, इस तरह से उनको फोर्स किया जाता है कि वो आतंकवादी बन जाते हैं, मर जाते हैं। उनको कोई मतलब किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं होता है। ऐसा जो करते हैं, विस्फोट करते हैं, अपने पूरे शरीर में वो बम जो है, एटम बम लगा करके जो है वो अपने आप को मार देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनको इसका मलाल नहीं है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो, तो धर्म की रक्षा के लिए करोगे तो सीधे स्वर्ग लोक आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये है। तो धर्म एक नशा है, उन्होंने कहा अफीम की तरह, और इसका उपयोग जो है पूंजीपति जो मजदूर थे उनका शोषण करने में करते थे। इस संदर्भ में उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने धर्म को इस तरह से बताया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कोटेशन के रूप में, तो उनका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग करना है कि व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन सभी आवश्यकताएं मानवीय प्रयत्नों से पूरी नहीं हो सकती। कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अलौकिक शक्ति का सहारा लेता है, अलौकिक शक्ति के प्रति समर्पित होकर के उसके साथ इसकी भक्ति करने लगता है, जिससे धर्म का उदय हो जाता है ना। जादू हमें नहीं लिखना है, हमें केवल धर्म का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मैंने पूरा बताया है, समझने के हिसाब से बताया कि भी कैसे जादू आया, फिर कैसे धर्म आया, कैसे विज्ञान आया, वो तो मैंने क्रम बताया। बाकी जो आप धर्म लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आप धर्म का लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कब लिखेंगे? जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में धर्म पूछा जाता है, उसमें पूछा कि धर्म क्या है, धर्म का महत्व बताइए, या धर्म सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो आपको धर्म का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। अगर यही 7 मार्क्स में पूछ लिया गया, फिर धर्म का ऐसा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। फिर धर्म का आपको अर्थ लिख करके शॉर्ट में, और फिर सीधे जो है आपको उसका महत्व लिख देना है, या जो पूछा गया लक्षण पूछे गए वो लिखना है, ऐसा 7 मार्क्स में। लेकिन 10 मार्क्स में धर्म को अगर पूछा जाता है तो फिर आपको अलग से इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और उसका फिर अर्थ लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। तो वही बताया कि व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति मानवीय प्रयत्नों से संभव नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह अलौकिक शक्ति के प्रति समर्पित होकर उसकी भक्ति करके उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इससे धर्म की उत्पत्ति होती है। बस ये इस तरह से शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हो गया। अब फिर इसका मीनिंग आपको बताना है। देखो, मीनिंग कई तरीके से इसके बताए गए। अगर हम इंग्लिश टर्म के हिसाब से देखेंगे तो उसका अलग मीनिंग है, संस्कृत शब्द के हिसाब से देखेंगे तो उसका अलग मीनिंग है, हिंदू धर्म के हिसाब से अलग अलग मीनिंग है, और समाज शास्त्र के हिसाब से अलग मीनिंग है ना। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें, जैसे रिलीजन शब्द जो है रेलिगियर से बना है। रिलीजन शब्द जो है लैटिन शब्द है रेलिगियर, उससे जो है रिलीजन बना हुआ है। इसका मतलब होता है बांधना। रेलिगियर का मतलब होता है बांधना। तो बांधने का मतलब होता है कि संबंधित, बांधना या संबंधित करना भी उसको बोल देते हैं। व्यक्ति को ईश्वर से संबंधित करना, व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक बंधन, बॉन्ड बना। हमारा ईश्वर के बीच एक बंधन, बॉन्ड है, तो उसको कहते हैं धर्म। ये इंग्लिश टर्म के हिसाब से है ना। धर्म का अंग्रेजी शब्द रिलीजन, लैटिन शब्द रेलिगियर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना या संबंधित करना। तो व्यक्ति को ईश्वर से संबंधित करना,
ईश्वर से एक बॉन्ड स्थापित करना, एक बंधन स्थापित करना, इसको कहते हैं धर्म। अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखें, है ना, ये तो हो गया अंग्रेजी से। धर्म का अंग्रेजी शब्द रिलीजन, रेलिगियर से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात धर्म से आशय मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना या उसके साथ एक बॉन्ड स्थापित करना या बंधन स्थापित करना। फिर देखिए संस्कृत का अलग मीनिंग लिखा हुआ है। धर्म एक्चुअली संस्कृत भाषा का शब्द है, धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। और पाली में इसको कहते हैं धम्म। धम्म पाली भाषा का शब्द है और धर्म जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका मतलब ये जो धर्म है ये ध्रा धातु से बना हुआ है, धातु है ध्रा, है ना, और ध्रा मतलब धारण करना, है ना, ध्रा मतलब धारण करना। तो प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति दया का भाव धारण करना, यानी दया करना, अपने मन में जो है दया का भाव धारण करना, इसको कहते हैं धर्म। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्रा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया का भाव धारण करना। धारणा लिखा है, धारण है, धारण करना ही धर्म है। हिंदू धर्म में 3 तरह के गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि मन में हमारे अंदर जो है सतोगुण का भाव धारण करना जो है धर्म। सतोगुण मतलब सत्य, रजोगुण मतलब राजसी, राजा, और तमोगुण मतलब इसमें तामस होता है, क्रोध। तो ऐसे 3 प्रकार के गुण होते हैं। हमारे भगवत गीता में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, बताए गए। तमोगुण, सतोगुण, सात्विक कहते हैं, सात्विक, जिसमें सत्य की बात कही जाए उसको बोलते हैं सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण अंदर जो है सतोगुण का वास होना, सतोगुण को धारण करना जो है, इसको भी धर्म, हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो बताया गया है। फिर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ लिखा हुआ है। ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका सिंपल अर्थ है, ये है कि अलौकिक शक्ति पर विश्वास को धर्म कहा जाता है। धर्म से आशय अलौकिक शक्ति पर विश्वास, है ना। धर्म उस अलौकिक शक्ति पर विश्वास या आराधना है जो प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। समाजशास्त्रीय अर्थ है। यही आपको अर्थ लिखना है। छोटा भी है और इंप्रेसिव भी है, प्रभावी भी है ना। मतलब आपको 7 मार्क्स में धर्म से संबंधित कुछ भी आता है तो आपको ये अर्थ लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझने के लिए लिख दिया है। सिर्फ आपको ये लिखना है धर्म उस अलौकिक शक्ति, यहां से धर्म उस अलौकिक शक्ति की आराधना या विश्वास है जो प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है। ये इसका अर्थ आपको ज्यादातर लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स में आता है तो भी आपको यही लिखना है। इसमें थोड़ा सा और व्यापक अर्थ, ये थोड़ा सा छोटा अर्थ है, इसको और मैंने व्यापक तरीके से बताया है। इसका और व्यापक अर्थ ये है, धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, ये मैंने पढ़ा। इसमें 2 चीजें होती हैं। इसमें विश्वास क्यों है, उसकी आराधना क्यों करते हैं, तो उसका कुछ आधार है और उसकी अभिव्यक्ति है ना। आधार क्या है? भय, भक्ति, श्रद्धा, पवित्रता, ये आधार है। फिर उसको हम पूजते हैं, मानते हैं, तो उसको किस रूप में हम, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? पूजा करते हैं, प्रार्थना वगैरह की जाती है, आराधना की जाती है। तो इस रूप में हम जो है अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति होती है ना। तो 2 चीजें इसमें बताना है। धर्म 3 चीजें होगी। धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है ना। ये उसका आधार है। जिसकी अभिव्यक्ति किस रूप में हो रही है?
प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में हो रही है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि धर्म क्या है या धर्म की परिभाषा लिखिए, ऐसा पर्टिकुलर आता है, तो फिर आपको इसको लिखना है। मान लीजिए जैसे अब 10 मार्क्स से पूछा कि धर्म क्या है, या धर्म को परिभाषित कीजिए तथा धर्म का महत्व बताइए, तो आपको ये मीनिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा व्यापक है। अगर धर्म का अर्थ पूछा नहीं गया है लेकिन आपको अपनी तरफ से लिखना है, तो फिर आपको इसके पहले वाला जो मीनिंग में लिखा उसको लिखना है। 2 मार्क्स में वही लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स में लिख सकते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इतने लाइन आपको इसमें अगर हो तो लिख दे। वैसे सही अर्थ यही है, इसमें सारी चीजें लगभग आ गई। इसमें ये भी हमने बता दिया कि अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, उसका आधार बता दिया और उसकी अभिव्यक्ति बता दी। आधार क्या है, क्यों एक व्यक्ति जो है अलौकिक शक्ति पर विश्वास क्यों करता है, ईश्वर की आराधना क्यों करता है, देवताओं को क्यों पूजता है। उसका आधार भय है, उसके प्रति भक्ति है, डर के करता है, या भक्ति भावना उसके प्रति रहती है, श्रद्धा रहती है, पवित्रता। उसको किस रूप में व्यक्त करता है, भक्ति भावना को प्रार्थना, पूजा, आराधना के रूप में व्यक्त करता है। तो 3 चीजें हैं, अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, उसका आधार है भक्ति, श्रद्धा है, पवित्रता है, भय है, और इसको अपनी जो भक्ति भावना है उसको किस रूप में व्यक्त करता है, तो वो पूजा, प्रार्थना, आराधना के रूप में व्यक्त करता है। तो इस तरीके से जो है आपको इसका अर्थ बताना है, ये ज्यादा इफेक्टिव अर्थ होगा अगर आपको लिखते हैं तो। शॉर्ट में है, इसके पहले वाला अर्थ, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके पहले वो केवल मैंने समझने के हिसाब से बताया, अंग्रेजी शब्द के हिसाब से, संस्कृत शब्द के हिसाब से, वो समझने के हिसाब से। लिखने की ये दोनों है, ये 2 मैंने बाद में जो अर्थ बताया ये लिखना है, यही है मेरे सोशियोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो जो हमने अभी अर्थ पढ़े हैं, परिभाषा पढ़ी है, उनको ही जो है लक्षण में बताया गया है। वही सारी चीजें लगभग इसमें आई हैं। हाँ, एक चीज और जो मैं बता रहा था अभी कि धर्म को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं 2 मार्क्स में। तो एडवर्ड टाइलर जो है, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के मानव शास्त्री हुए हैं, ब्रिटिश मानव शास्त्री एडवर्ड टाइलर। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है धर्म को परिभाषित किया। और मैंने बताया है कि इन्होंने सबसे पहले धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि आदिम समाजों में भी धर्म पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने परिभाषा सीधी सीधी दी है कि धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है, बस ये परिभाषा। तो यहां से आपको परिभाषा भी पूछ सकता है कि किसकी परिभाषा है, धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है, ये किसने परिभाषा दी है, या धर्म संबंधी एडवर्ड टाइलर की कौन सी परिभाषा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि बहुत फेमस परिभाषा, इसलिए मैं कह रहा हूं, वो छोटी है। इस तरह की कोटेशन आते हैं एग्जाम में, जो फेमस हो और छोटा हो। क्योंकि अब इन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, ये जो परिभाषा पहली परिभाषा है धर्म की, जो टाइलर ने दी है, ये धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है। हॉबल का इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें तो सही कर लेना। हॉबल ने जो है बताया कि धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद, जीववाद सम्मिलित है, ऐसा करके उन्होंने दिया। तो इसमें शायद आत्मवाद लिखा है और मानवतावाद लिखा है, मानववाद, इसमें जीववाद नहीं है, आत्मावाद तथा मानववाद शामिल है, ऐसा करके। तो आत्मवाद की जगह आत्मावाद लिख लो और मानवतावाद की जगह लिख लो मानववाद। मानववाद, अभी मानववाद हम पढ़ेंगे आगे। मानववाद इसमें लिखा गया है आत्मवाद लिख गया, तो वो आत्मावाद है ना। हावल का स्टेटमेंट है ये, तो ये भी कोटेशन पूछ सकता है। मानववाद है। हाँ, मानो नहीं, मानववाद। एक्चुअली माना एक अलौकिक शक्ति का नाम है ना। अलौकिक शक्ति, मेलोवस्की ने प्रोवियांडा द्वीप समूह में वहां के जो लोग थे उनका अध्ययन किया, तो उन्होंने माना वर्ड यूज किया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये एक सिद्धांत भी है
उत्पत्ति के सिद्धांत दिए, जीव सत्तावाद मानववाद करके, तो ये वहां पर पढ़ने में आएगा। तो मानववाद जो है ये अलौकिक शक्ति है, माना, अलौकिक शक्ति माना है, तो उसका जो सिद्धांत है उसको मानववाद कह दिया गया। जैसे आत्मा है तो आत्मावाद हो गया। माना जो है, एक कुछ समाजों में उसको माना बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ईश्वर है, वैसे उसको बोलते हैं वो माना। हाँ, प्रोवियांडा द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं, जिसका अध्ययन मेल्नोवस्की ने किया है, वो वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर माना की सत्ता है। लोग माना बोलते हैं कि माना है, उसकी सत्ता है, अलौकिक शक्ति माना है। तो हावल ने उसको कहा है मानववाद, है ना। ठीक है, धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास है जिसमें आत्मवाद तथा मानववाद सम्मिलित है, ये हावल का स्टेटमेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे पिछले बार किया है, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ है। कल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, इसकी लक्षण विशेषताओं के संबंध में पढ़ेंगे।